आइए मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार साथियों। चलिए ड्रीम मंत्र पर आपका स्वागत है और हम आपके लिए लेकर आए आज क्लास नंबर 4 जिसमें हम पढ़ेंगे आज एक्सरसाइज है 1.1 वास्तविक संख्या 10th क्लास। ठीक है, चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में क्या क्या दे रखा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, हमें व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, सबसे पहले हमें यह पता होनी चाहिए भाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं हम। तो देखो जरा भाज्य संख्या, भाज्य संख्या देखो ऐसी संख्या या ऐसी संख्याएं जो 1, स्वयं और किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो या भाज्य हो, पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। आपकी समझ में आ गया होगा। मैं एक प्यारा सा आपको एग्जांपल बता रहा हूं। अगर मैंने यहां पर लिखा 7 और यहां पर लिख दिया मैंने 9, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना, अभी क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो भाज्य संख्या, इनमें से हम कैसे पहचानेंगे कौन सी भाज्य है कौन सी अभाज्य है। ठीक, मैंने लिखा ऐसी संख्या जो 1 और किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूरी कट जाए, वो भाज्य होती है। ठीक है, और जो नहीं कटेगी पूर्णतः, जो खाली अपने आप से और स्वयं से कटेगी, वो कौन सी होती है, वो अभाज्य संख्या होती है। जैसे मैंने लिखा 7 जो होता है वो 1 से कट जाएगा और खाली 7 से डिवाइड होगा। क्या और किसी संख्या से भाग हो जाएगी इसमें 7 में? नहीं होगी। तो ये क्या हो गया, हमारा अभाज्य संख्या हो गया ये हमारा। ठीक है, इसका मतलब साफ सी बात है, ऐसी संख्या जो केवल 2 संख्याओं से डिवाइड होती है या कटती है वो अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक, अब देखो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक, 1 से भी डिवाइड हो गया और ये 9 से भी डिवाइड हो गया। ठीक, अगर कोई संख्या 2 संख्याओं से अधिक संख्याओं से डिवाइड हो जाए तो वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। देखो ये 3 से भी डिवाइड हो गया ना, देखो 1 से भी कट गया, 1 से 9 बार, 9 से 1 बार, 3 से 3 बार 9। इसका मतलब 9 जो है कैसी भाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि 9 जो है 2 से अधिक संख्याओं से डिवाइड हो रही है। आपके समझ में क्लियर आ गया होगा भाज्य संख्या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। चलिए अब चलते हैं हम सवाल पर। ठीक है, देखिए जरा इसका डाल देते हैं हम हल। ये आपको जरूर लिखना है, इसको नोट करना है आपको जरूर, इसको मत छोड़ना, काम की चीज है। सबसे पहले दे रखा है हमें 7 × 11 × 13 प्लस 13। ठीक है, ये हमें सवाल में दे रखा है। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां से संख्या कॉमन आ रही है 13, मैं 13 आराम से कॉमन ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि 13 यहां भी दे रखा है, देखो यहां से लेकर यहां तक भी आएगा और 13 यहां भी है। ये गुणा में दे रखे हैं, ये प्लस में 13 इकला है। ठीक, अगर मैं यहां से 13 कॉमन ले लेता हूं तो यहां बचेगा 7 × 11 और 13 तो मैंने कॉमन ले लिया तो 13 तो यहां से चला गया, यहां पर 1 बचा, 1 लिखते नहीं है गुणा में, प्लस यहां भी 13 बाहर आ गया तो यहां क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अगर मैं 13 की अंदर गुणा कर देता हूं तो यही संख्या बन जाएगी पूरी की पूरी। आपके समझ में आ गया होगा। बराबर का चिन्ह लगा दो, 13 इंटू, जहां पर कोई भी चिन्ह नहीं होता है वहां पर काय का चिन्ह होता है, गुणा का चिन्ह होता है, ध्यान रखना हमेशा आप। ठीक है, अब मैं इसकी गुणा करता हूं 7 की 11 की, तो 11 7 77, ठीक, और प्लस का 1, ये आ गया हमारा 77 और 1 कितना हो गया, 78 हो गया।
अब इनके आपस में आप मल्टीपल कर लो, 13 अट्ठे 104 का 4 आ गया, हासिल लगे 10, 13 सत्ते 91 और 10 कितना होता है 101। ये आ गया हमारा 1014 आ गया। अब हमें कैसे पता लगाएं 1014 किस किस संख्याओं से कट रही है? तो देखो 1014 यह है संख्या, यह है संख्या एक तो 13 से, एक 1 से, 1014 से क्या हो रही है? विभाजित हो रही है। यह विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है, लिखो आप, ठीक है। 1014 से पूर्णतः विभाजित है, और इसीलिए ये क्या है? भाज्य संख्या है, ठीक है। पूर्णतः विभाजित है, अतः ये क्या है? अतः 1014 क्या है? भाज्य संख्या है। 1014 भाज्य संख्या है। ये इतना इसलिए लिखना पड़ा है क्योंकि उन्होंने पूछा है ना, देखो व्याख्या कीजिए कि ये एक भाज्य संख्या क्यों है। इसका जवाब जो है ना क्यों, वो ये हैगा, ये संख्या 13, 1014 2 से भी डिवाइड हो रही है, 2 भी तो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने बस इतना 3 संख्या इसलिए लिखी है मैंने, खाली ये कोमा लगा के, ताकि बस हम अपना रूल जो नियम है हमारा, कोई भी संख्या 2 संख्याओं से अधिक से कट जाती है तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। तो देखो 1 2 3 संख्याओं से कट रही तो भाज्य संख्या हो गई, नहीं हो गई? बस तो फिर से पूर्णतः विभाजित है, अतः मैं कह सकता हूं 1014 भाज्य संख्या है। आपकी समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे रसगुल्लो। अगला देखो जरा, फिर दे रखा है हमें, ये दे रखा है 7 × 6 × 5 × 4 × 3, ठीक। इसको चेक करते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, जरा मैं यहां से कुछ कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा, पहले ये बताइए आप। सब गुणा में दे रखे, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, इनकी आपस में आप मल्टीपल कर लो। 7 × 42 और 42 पंजे कितना होता है? 5 × 10 5 × 20 420, और ये हो गया आपका, इनकी गुणा करते तो कितना आएगा? देखो जरा, देखिए 4 × 12 पंजे 60 आ गया इधर, 7 × 42 आ गया। ये देखो गुणा करनी सीख लो आप। गुणा कैसे करते हैं, कोशिश करिए गुणा में 0 ले आइए। अगर कोई संख्या ऐसी है जिससे कि 0 बन जाए तो गुणा आसान हो जाती है, हमें अलग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इनकी गुणा करो, देखो 0 ऐसी आ गया, 6 दूनी 12 का 2 आ गया, हासिल लगा 1, 6 × 24 और 1 25, ये आ गया। अब देखो जरा, इसको हम कैसे पहचानेंगे? ये संख्या हमारी आ गई 2520 आ गई, या मैं कहूं 2520 आ गई, ठीक है। देखो भाई, ये एक तो 1 से कट रही है ना, कट रही है रसगुल्लो, देखो जरा। और ये 1 से डिवाइड हो रही है, और ये देखो 3 से भी डिवाइड हो रही है। 3 अट्ठे 24 बचा 1, 3 चौक 12 और 3 0 0, 3 से भी कट गई, और ये स्वयं से भी कट गई। कट गई नहीं कट गई? डिवाइड हो रही है नहीं हो रही है, मतलब कट। अब ये संख्या 2 संख्याओं से अधिक से डिवाइड हो रही है, तो ये भाज्य संख्या होगा नहीं हो गई? तो भाज्य संख्या है, ठीक है। चलिए जरा, सही है, इसको मैं मिटा देता हूं। अब मैं कह सकता हूं यह संख्या 1, 3, 2520 से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है। अतः 2520 एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अगर आपने इतना कर दिया, आप विश्वास लाइए, एग्जामिनर का दिल खुश एकदम खुश हो जाएगा। वो कहेगा हाँ बच्चे ने बिल्कुल वाकई में जो पूछी उसने वो ही करके दिया, सब कुछ लिख के दिया, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक है। चलिए इसका मेरे प्यारे रसगुल्लो स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे चलते हैं। लेकिन एक बात मैं कहूं, एकदम बिल्कुल हलवा सवाल है, बिल्कुल ही कुछ नहीं है सवाल में।
आइए चलिए देखिए, हमारा क्वेश्चन है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि भी दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बहुत प्यार से समझिए, बिल्कुल हलवा सवाल है एकदम। मैंने एक रास्ता बना लिया, इसको बोलते हैं वृत्ताकार पथ। ये क्या है? वृत्ताकार पथ। ठीक, वृत्ताकार मतलब गोल रास्ता, पथ बोलते हैं, पथ का मतलब होता है रास्ता। ठीक, अब रसगुल्लो तुम ये बताइए, यहां पर रवि है, ठीक, और रवि को कितने मिनट लग रहे हैं? 12 मिनट लग रहे हैं। और यहीं पर कौन है? यहीं पर खड़ी है इसके पास में कौन? यहां पर कौन है? सोनिया। सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट दौड़ने में। अब दोनों को क्या करा, एक ही टाइम पर, बिल्कुल फिक्स एक ही टाइम पर दोनों को बोल दिया आप जाइए दौड़ना शुरू कर दीजिए। 1 2 3 दोनों ने रेस लगा दी, रवि ने भी और सोनिया ने भी। ठीक, लगा दी। अब रवि दौड़ता दौड़ता, मैंने मान लिया यहां पर आ गया होगा। ठीक, अब सोनिया जो है दौड़ती दौड़ती यहां पर आ गई होगी, आ गई होगी। अब रवि ने जो चक्कर पूरा लगा लिया, ठीक, लेकिन सोनिया जो है पीछे पड़ी है, अभी पीछे है। अब ऐसी स्थिति कब होगी कि दोनों वो प्रारंभिक स्थान पर यहां पर दोनों मिल जाएंगे, वो निकालना है हमें। ऐसी स्थिति कब होगी कि दोनों वो एक ही स्थान पर मिल जाएंगे। तो कोई ना कोई स्थिति तो जरूर बनेगी जब वो दोनों इसी स्थान पर, प्रारंभिक स्थान पर, इसको बोलते हैं हम प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मिलेंगे ना मिलेंगे, तो वो ही हमें समय पूछ रहा है, वो समय कौन सा है। तो वो समय निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 12 का और 18 का आप एलसीएम निकाल दीजिए। जब वो 12 और 18 का मैं एलसीएम निकालूंगा, एलसीएम निकालने के बाद में जो संख्या आएगी वही समय होगा जो सोनिया और रवि एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। अब वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाने में मैं सोनिया को लगा समय, सोनिया को लगा समय बराबर कितना? 18 मिनट। ठीक, फिर है वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाने में रवि को लगा समय कितना लगा भाई? 12 मिनट लगा। ठीक है, 12 मिनट लगा। अब मैं इन दोनों का एलसीएम निकाल लेता हूं, लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक निकालने के बाद में जो संख्या आएगी वही दोनों का मिनट होगा जो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। तो देखो जरा, 18,12। ठीक है, आप इसका एलसीएम ले लीजिए। आप चाहें तो इनका अलग अलग निकाल लीजिए, ठीक है, फिर लासा ले लेना, और चाहे एक जगह निकाल सकते हो। ठीक, फिर आएगा 2 नाम 18, 2 छक्का 12, और 2 नाम ये ऐसे रहेगा, 2 तिया 6। ठीक है, फिर आएगा 3 से काट दो, 3 तिया 9, 3 निकना 3, फिर 3 से कट गया 3 निकना 3। ठीक है, अब देखो इनका जो एलसीएम आ गया, इसके जो एलसीएम बराबर आ गया हमारा कितना? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 दूनी 4 के 12 तिया 36। ठीक है, ये मिनट में दे रखा, तो ये भी क्या आएगा हमारा? बराबर 36 मिनट। अब लिख दो आप, यहां पर लिखना बहुत जरूरी है, यहां पर लिख लेना आप कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। लिखो 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये होता है रसगुल्ला सवाल करने का ढंग। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं हम नेक्स्ट।
आइए मेरे प्यारे साथियों, देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। दिखाइए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 12 की पावर n का मान 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, देखो मैंने ये लिख लिया था इसलिए ताकि टाइम समय की बचत हो जाए। जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 into 5 के रूप में होते हैं। कहने का मतलब यह है कोई भी संख्या के लास्ट में 0 जब आएगा जब उसके गुणनखंडों में 2 into 5 जरूर होना चाहिए। ठीक, फिर है जो संख्या 5 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंडों में 5 कम से कम एक बार आना चाहिए। ये 5 का गुणज होना जरूरी है। अगर जो संख्या 5 पर समाप्त होगी उसके अभाज्य गुणनखंडों में 5 का होना जरूरी है, कम से कम। ठीक, 5 तो हो। ठीक है, देखो जरा हल। यह हो गया हमारा 12 की पावर n बराबर, इसके फैक्टर कर लो आप। 12 के 2 छक्का 12, 2 तिया 6 और 3 ही गना 3। इसके टुकड़े जो आए, इसके टुकड़े आ गए 2 into 2 into 3 की पावर n। क्योंकि देखो 12 की पावर n है तो इसकी भी पावर n हो जाएगी, क्योंकि इसी के टुकड़े तो हैं ये। ठीक है, अब लिखो, ये आ गया, यहां पर लिख देता हूं 12 की पावर n के किसी भी मान के लिए 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, अब बोले क्यों नहीं हो सकती? आइए रसगुल्ले देखो जरा, चेक कर लेते हैं। ये दे रखा 2 into, थोड़ा यहां पर मैं चेक करके आपको बता देता हूं। 2 into 2 into 3 की पावर n। आप n का कोई भी मान मान लीजिए। मैं x y z n बराबर संख्याएं मान लेता हूं 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत। आप n की जगह 1 लगा दीजिए। ठीक है, गुणा कर लो, 2 दूनी 4 तिया 12। क्या लास्ट में 0 आया या 5 आया? नहीं आया रसगुल्लो। अब बात कर दो, 2 लगा दो पावर इसकी। ठीक है, अब इसके देखियो 2 दूनी 4 तिया 12, 12 के जब वर्ग करोगे कितना आएगा? 144 आएगा। क्या लास्ट में 0 या 5 आया? नहीं आया। इसकी पावर कर दो 3। ठीक, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 का घन कितना आएगा? 12 12 में 144। अब 144 की फिर 12 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 2 चौक 8, लास्ट में 8 आएगा। फिर भी 0 या 5 नहीं आएगा। मतलब आप कोई भी संख्या ले लो 12 की पावर n के किसी भी मान के लिए 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकती। के लिए आपके समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नतम भाज्य संख्या तथा निम्नतम अभाज्य संख्या का मासा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले रसगुल्लो हमें यह पता होनी चाहिए निम्नतम भाज्य संख्या कौन सी है और निम्नतम अभाज्य संख्या कौन सी है। मतलब निम्नतम का मतलब होता है छोटी। तो देखो हल डाल दो यहां पर आप। ठीक है, हल निम्नतम भाज्य संख्या, जो निम्नतम भाज्य संख्या होती है वो होती है हमारी 4। ठीक, मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। भाज्य बोलते हैं जो कट जाएगी, जो डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और निम्नतम अभाज्य संख्या वो है 2। कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। ये कई बार विकल्प में आया है, ध्यान रखना। बोर्ड में, हाई स्कूल की बोर्ड में कई बार आ चुका है सवाल, आया है। मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। और कंपटीशन में बहुत आता है ये। अगर आप जब कंपटीशन की लाइन में जाओगे, जॉब की तैयारी करोगे तो ये सवाल बहुत आता है। निम्नतम अभाज्य संख्या, निम्नतम भाज्य संख्या।
ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है इन दोनों का क्या मासा याद कीजिए, तो रसगुल्लो मासा ना निकाल सकते हम, निकाल दे, क्या दिक्कत है। तो देखो जरा 4 बराबर इसके टुकड़े कर लो आप, क्या आएगा 2 इंटू 2 आएंगे। अरे इसके जो टुकड़े आ गए यही तो आएंगे 2 इंटू 2। और देखो जरा 2 के इसके टुकड़े कर लो, क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, 2 कर लो या 1 कर लो, मर्जी है आपकी। ये आ गया। अब इसका हम आसान निकाल सकते हैं, लिख दो 4,2 का मासा बराबर क्या आएगा। ठीक है, मासा बराबर आ जाएगा। मासा में क्या करते हैं, जो संख्या कॉमन आती है वही तो लेते हैं हम, तो 2 आ गया। इसका क्या दिक्कत है, कहते हलवा सवाल है एकदम। या आप ये नहीं लिख नहीं सकते तो ये आप लिख दो निम्नतम है भाज्य संख्या, तो निम्नतम भाज्य संख्या का मासा बराबर कितना आएगा। आप इसको नहीं लिख सकते तो आप ये लिख देना निम्नतम भाज्य संख्या तथा निम्नतम अभाज्य संख्या का जो मासा है महत्तम समापवर्तक बराबर कितना आएगा 2 आएगा। समझ में आ गया आपके 2। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मेरे प्यारे साथियों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए और अपने दिमाग में एक टारगेट रख लीजिए कि मुझे ये करना तो ये करना है। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार साथियों।